मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, अध्याय 72, खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि लोकेशन के रहवासियों को जोहानिसबर्ग के बाहर भेजकर म्यूनिसपैलिटी ने लोकेशन को आग लगा दी और इस तरह प्लेग का अंत हुआ। लेकिन डरबन से मिस्टर वेस्ट ने बापू को इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र में हो रहा घाटे और गड़बड़ियों की सूचना दी। इसलिए बापू डरबन के लिए निकले। स्टेशन पर उनके मित्र पोलाक उन्हें छोड़ने आए और उन्हें यात्रा में पढ़ने के लिए जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट दी, जिसका बापू के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इसका अनुवाद सर्वोदय प्रकाशित किया और इसके सिद्धांतों पर अमल करने का भी निश्चय किया। अब इससे आगे फिनिक्स की स्थापना। बापू लिखते हैं, डरबन पहुंचते ही मैंने अनटू दिस लास्ट किताब का मेरे ऊपर जो गहरा प्रभाव हुआ था वो मिस्टर वेस्ट को बताया और मैंने अपनी योजना बताई। वो ये कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का छापा खाना और कार्यालय किसी खेत में ले जाया जाए और वहाँ लोगों ने अपने उदर निर्वाह के लायक ही समान वेतन लें। सभी लोग समान वेतन लें। समाचार पत्र का काम होने के बाद सबने खेती का काम करना और सबको 3 पाउंड का उदर निर्वाह का खर्च दिया जाए। इसमें काले और गोरे का कोई भेद नहीं था, पर छापाखाने में 10 लोग काम करते थे और सभी को जंगल में रहना पसंद आएगा अथवा नहीं, यह प्रश्न था। और अपने सारे घर को वहाँ ले जाने का भी प्रश्न था और सभी लोग उधर निर्वाह के लायक समान वेतन लेना पसंद करेंगे, यह भी प्रश्न था। आखिर में हम दोनों ऐसे निर्णय पर आए कि जिसे भी इस योजना में शामिल होना पसंद नहीं था, उन्होंने अपना वेतन लेना और धीरे धीरे सभी ने संस्थावासी होने का इरादा रखना। मैंने इस दृष्टि से कामगारों से बोलना शुरू किया, लेकिन मदनजीत भाई को यह योजना मंजूर नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इतना पैसा लगाकर खड़ी की गई ये संस्था मेरी मूर्खता के कारण बंद हो जाएगी और कामगार चले जाएंगे। मेरे भतीजे छगनलाल गांधी इस छापाखाने में काम करते थे। मैंने उनसे चर्चा की। उन पर परिवार का बोझ था, फिर भी बचपन से ही उन्होंने मेरी आज्ञा में रहकर काम करना पसंद किया था और मुझ पर उनका पूरा विश्वास था। इसलिए वाद विवाद के बिना ही वे इस योजना में शामिल हो गए और आज तक मेरे साथ हैं। तीसरे गोविंद स्वामी जो टेक्नीशियन थे, वे भी तैयार हो गए और बाकी सभी जहाँ छापाखाना ले जाएंगे वहाँ आकर काम करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह कामगारों से बोलने में ज़्यादा दिन लगे हों ऐसा मुझे याद नहीं आता और शीघ्र ही छापाखाने के लिए डरबन के पास जगह लेने के लिए विज्ञापन दे दिया गया। जवाब आया कि फिनिक्स की ज़मीन खाली है। मैं और मिस्टर वेस्ट ज़मीन देखने गए और 7 दिन के अंदर 20 एकड़ ज़मीन खरीद ली गई। उसमें पानी का एक झरना था तथा आम और नारंगी के कुछ पेड़ भी थे। उसके पास ही एक और 80 एकड़ का भूखंड था। इसे भी खरीद लिया गया और दोनों को मिलाकर 1000 पाउंड देने पड़े। शेठ रुस्तम जी पारसी हमेशा सार्वजनिक कामों में मेरे साथ रहते थे। उन्हें भी यह योजना पसंद आई
एक बड़े गोदाम के पतरे उनके यहाँ पड़े हुए थे, वो उन्होंने मुफ्त में दे दिए और हाँ, हमने बांध काम शुरू कर दिया। कुछ बढ़ई और गवंडी जो मेरे साथ बोअर युद्ध में थे, उनमें से कुछ लोग काम के लिए मिल गए। उन्होंने काम शुरू किया और 1 महीने में छापे खाने की इमारत तैयार हो गई। यह 75 फुट लंबी और 50 फुट चौड़ी थी। वेस्ट और अन्य अन्य लोग शरीर की परवाह किए बिना बढ़ई और गवंडियों के साथ रहने लगे। फिनिक्स का जंगल बहुत खतरनाक था। वहाँ सर्पों का साम्राज्य था और बस्ती बिल्कुल भी नहीं थी। यह एक बड़ा खतरा था और शुरुआत में तो हम तंबू लगा कर ही रहते थे। जब रहने के लिए घर तैयार हो गए, लगभग 8 दिन के बाद, तब सामान लेकर हम गए। डरबन से फिनिक्स की दूरी 13 मील थी और हमारे रहने की जगह से स्टेशन 2.5 मील पर था। सिर्फ 1 हफ्ते का इंडियन ओपिनियन का संस्करण हमें बाहर के छापाखाने से छपवाना पड़ा। मेरे साथ जो भी रिश्तेदार आए थे और व्यापार में लगे हुए थे, उन्हें भी फिनिक्स में शामिल करने के प्रयत्न मैंने किए। वे सभी पैसा कमाने के लिए आए हुए थे, अतः उनको समझाना कठिन था, फिर भी कुछ मान गए। उनमें मगन लाल गांधी ये प्रमुख थे, क्योंकि बाकी जो तैयार हुए थे वो थोड़े दिन फिनिक्स में काम करके द्रव्यार्जन के लिए चले गए। लेकिन मगन लाल गांधी अपना सारा व्यवहार समाप्त करके मेरे साथ आ गए और हमेशा रहे और अपनी बुद्धि बल, त्याग शक्ति और अनन्य भक्ति के बल पर मेरे आंतरिक प्रयोग में शुरू से मेरे साथ रहे लोगों में वे प्रमुख स्थान पर हैं और स्वयं शिक्षित कारागीर, इस नज़र से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ। इस तरह 1904 में फिनिक्स की स्थापना हुई। अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ा, फिर भी फिनिक्स संस्था और इंडियन ओपिनियन आज भी जीवित है और इस संस्था में प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसके बाद आशा और निराशाओं के जो दौर आए, उसके बारे में मैं अगले प्रकरण में चर्चा करूँगा। और यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।